भारत में कोई भी बड़ा लेगेसी इशू हो और उसके पीछे नेहरू गांधी फैमिली ना हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश ने स्वतंत्रता के समय से ही बहुत सी जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस खो दी थी, और अगर आप इसके विषय में पढ़ेंगे तो उसके पीछे एक अकेले सब पर भारी नहीं, मोदी जी नहीं, नेहरू जी ही मिलेंगे। पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जो भारत का हिस्सा होने चाहिए थे। मिंसर या मेंसर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा गांव है। यह तिब्बत के क्षेत्रों से घिरा हुआ था, लेकिन मिंसर सदियों से लद्दाख स्टेट को टैक्स देता था, और जब 19वीं सेंचुरी में लद्दाख को महाराजा गुलाब सिंह के राज्य में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब से तो मिंसर डी फैक्टो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर आए फर्जी मोहब्बत की दुकान के वास्तविक संस्थापक। यह जानते हुए भी कि मिंसर पर कश्मीर के महाराजा का आधिपत्य है, श्री नेहरू ने कई और छोटी छोटी इंडियन टेरिटरीज के साथ 1953 में इंडो चाइना बॉर्डर टॉक्स में मिंसर को भी सरेंडर कर दिया। I got to know that since he wanted to be nice to communist China to get the Panchशील agreement signed, उन्होंने as a goodwill gesture मिंसर को चाइना को दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू जी की इस हिमालयन ब्लंडर का प्राइस हम लाखों करोड़ों हिंदू आज भी चुका रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी के हिंदी चीनी भाई भाई वाली डिप्लोमेसी के चक्कर में जब 1962 के युद्ध में चीन देश का गुलाब ले गया, तो उसने तिब्बत को अधिकृत करते ही सबसे पहले भारत के लिए कैलाश मानसरोवर का एक्सेस बंद किया। ऑल थैंक्स टू द नेहरूवियन डिप्लोमेसी आज हिंदुओं को अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानसरोवर जाने के लिए भी वीजा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज भवानी की धरती आज के बलूचिस्तान प्रांत के कलात जनपद की। कलात बलूचिस्तान की सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत हुआ करती थी, जिसका पूरे बलूचिस्तान पर इन्फ्लुएंस था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजित भी। उस समय पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली कई रीजन्स को भारत से छीनना चाहता था। जब बलूचियों को जिन्ना का डिप्लोमेटिक धोखा समझ आया, तो कलात के खान ने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत से सुरक्षा मांगी, लेकिन श्री नेहरू की विजनरी लीडरशिप वाली कांग्रेस सरकार ने कलात की सहायता करने से मना कर दिया, और पाकिस्तान ने एक सैन्य अभियान शुरू किया और बलूचिस्तान को अधिकृत कर लिया। कलात को खोने से भारत ने अपनी भूमि ही नहीं खोई, बल्कि सती माता का पवित्र शक्तिपीठ हिंगलाज भी खो दिया। उस समय बलूचों की सहायता न कर कांग्रेस लीडरशिप ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर इलीगल ऑक्यूपेशन को वैलिडेट कर दिया। यदि ये ना होने दिया गया होता, तो बलूचिस्तान के मिनरल और गैस रिजर्व्स के एक्सेस के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान तक हमारी स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी बढ़ती, जिससे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में भारत की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और भी अधिक सशक्त हो सकती थी। नेहरूवियन डिप्लोमेसी का एक और अद्भुत उदाहरण है भारत द्वारा ग्वादर पोर्ट को जाने देना। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के समय ग्वादर बलूचिस्तान की एक रियासत हुआ करती थी, जिस पर लगभग 200 वर्षों तक ओमान के सुल्तान का शासन था, और वो इसलिए क्योंकि 1783 में कलाल के खान ने ग्वादर को एज अ गिफ्ट ओमान को दे दिया था। लेकिन फिर 1863 से 1947 तक ओमान ने ग्वादर का एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रिटिश असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किया था, क्योंकि 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत और ओमान के बीच अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस थे, तो ओमान के सुल्तान के बिहाफ पर भारत ने ही ग्वादर को एडमिनिस्टर किया था। लेकिन चेंज पॉलिटिकल रियलिटीज के चलते जब कलात के खान ने ओमान के सुल्तान से ग्वादर को पाकिस्तान को लौटाने के लिए कहा, तो सुल्तान ने पहले इसे भारत को ऑफर किया। लेकिन नेहरू जी ठहरे नेहरू जी, और उनकी कांग्रेस ने यह डिप्लोमेटिकली एडवांटेजियस ऑफर भी डिक्लाइन कर दिया। अंततः ओमान ने 8 सितंबर 1958 को ग्वादर पोर्ट को $3 मिलियन में पाकिस्तान को बेच दिया, और इसी तरह एक और जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी पानी में गई। इससे भारत को यह हानि हुई कि पर्शियन गल्फ के प्रवेश द्वार पर ईरान की प्रॉक्सिमिटी में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड यह डीप वाटर पोर्ट भारत के हाथ से चला गया। आज पाकिस्तान ने इंडियन ओशियन में भारत की बढ़ती नेवल इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए ये पोर्ट चाइना को सौंप दिया है। अगर भारत ने उस समय ओमान से ग्वादर पोर्ट का पोजीशन ले लिया होता, तो उसके पास पाकिस्तान के मकरान कोस्ट पर एक क्रूशियल एनक्लेव होता। भारत और नेपाल में रोटी और बेटी का रिश्ता है, यह कहावत आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि दोनों देशों की मिलती जुलती संस्कृति के चलते इनमें बहुत अच्छे संबंध हैं। पर
इस बात पर शायद ही किसी को डाउट होगा। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे बृहद ग्रंथ के रचयिता श्री नेहरू ऐसा नहीं मानते थे। सन 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू जी के समक्ष नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नेहरू जी ने यह कहकर यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और वे उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब इस हिस्टोरिक मीटिंग का मेंशन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को डिप्लोमैटिकली कॉशियस बट लैकिंग इन विजनरी जियोपॉलिटिक्स कहकर इवेल्युएट किया है। नेहरू जी की कांग्रेस ने नेपाल का ऑफर डिक्लाइन करके न केवल दो सिमिलर कल्चर्स को साथ आने से रोका, बल्कि दो देशों के बीच सशक्त संबंधों को भी चोट पहुंचाई। नेहरू जी की इस अद्भुत डिप्लोमैटिक अंडरस्टैंडिंग के चलते आज कलापनी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख ट्राई जंक्शन और वेस्ट चंपारण के सुस्ता रीजन को लेकर भारत, नेपाल और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो यहाँ नेहरू जी की लेगेसी है कि जिस भारत और नेपाल में कभी रोटी बेटी का रिश्ता प्रमुख था, आज उसमें भी बात बंदूक और गोली तक पहुंच गई है। तो कंक्लूजन यह निकलता है कि नेहरू जी ने भारत को कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन भारत का बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान को अवश्य दिया है। जय श्री राम।